हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है कि एक एक पॉइंट हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे दिया है कि इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। जो इतिहास के जनक किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। इनकी पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका है। ठीक है। यहाँ दिया प्रागैतिहासिक काल। इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जो प्रागैतिहासिक काल, इसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। केवल केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। ठीक है। आगे हम दिया है, फिर कह रहा है इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल है। ठीक है। फिर यहाँ दिया है, एक मिनट। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। फिर यहाँ दिया कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। फिर यहाँ दिया है कि मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में सीखी थी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। जो मनुष्य ने सबसे पहले अपना पालतू पशु किसको बनाया था? कुत्ते को बनाया था। फिर यहाँ दिया पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। यानी कि जो पूरा पाषाण काल में जो लोग थे, मानव थे, वह शिकार करते थे। फिर दिया पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है। जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। जो भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। देखो, उच्च पूरा पाषाण कालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा बेलन घाटी, बेलन घाटी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उससे प्राप्त हुआ था, यानी कि जो है बेलन घाटी से प्राप्त हुआ था। कहने मतलब है, आगे यहाँ दिया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया था। फिर यहाँ दिया मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। फिर दिया मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी थी। उन्हें सबसे पहले कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया था। ठीक है। फिर यहाँ दिया है मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहले जो फसल थी जौ थी, जिसको जौ भी कहते हैं, जौ थी। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के पंचमार्क सिक्के ईसा पूर्व पाँचवीं सदी के हैं। फिर यहाँ दिया ठप्पा मार्ग का निर्मित किए जाने के कारण भारतीय भाषा में इन्हें आहत मुद्रा भी कहते हैं। फिर गया रोमिला थापर के अनुसार लोहे का प्रयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। ठीक है। फिर देखो यहाँ क्या दिया। अब देखते वेद। यहाँ पे हम प्रमुख वेदों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ दिया भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। यानी वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेदों की कुल संख्या 4 होती है, यानी कि 4 है। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। 4 वेद होते हैं। यहाँ दिया क्या आगे देखो। पहले हम ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। जो ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद के 10वें मंडल, मतलब 10वें मंडल 1028 सूक्त तथा लगभग 10,580 ऋचाएँ हैं। यह एनसीईआरटी के अनुसार मतलब ऐसा बताया जाता है। एनसीईआरटी बुक में ऐसे लिखा गया है। फिर कह रहा है कि ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद में 25 यानी 25 नदियों का उल्लेख भी मिलता है। तो ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? टोटल कितनी नदियों का? 25 नदियों का। फिर दिया ऋग्वेद में 1 बार गंगा नदी तथा 3 बार यमुना नदी का नाम लिया गया है। ऋग्वेद में 1 बार गंगा नदी का और 3 बार यमुना नदी का नाम लिया गया है। ठीक है। फिर देखो गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 जनों के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई थी तथा यह युद्ध
परुषणी नदी यानी अब वर्तमान में रावी नदी जिसको कहते हैं के तट पर लड़ा गया था। ठीक है। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। फिर यहाँ दिया है यजुर्वेद। यजुर्वेद यह वेद गद्य पद दोनों में लिखा गया। यह कर्मकांड प्रधान था। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद कितने भाग हैं? 2 हैं। एक क्या है? कृष्ण यजुर्वेद है, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद है। फिर दिया है सामवेद। इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। किसको भारतीय संगीत के जनक कहते हैं? सामवेद को। ठीक है। साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया साम वेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र तथा कुल 1875 ऋचाएं हैं। यहाँ दिया अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या दिया कि अथर्ववेद यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। इसे अथर्वा गिरस वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, देखो आगे क्या दिया है। यहाँ पे क्या है? चिकित्सा, विवाह तथा लौकिक जीवन का उल्लेख है। ठीक है। फिर दिया अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या कह रहा है कि अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद की पिंपलाद एवं शौनक ये 2 शाखाएं सर्वाधिक प्रचलित हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं कौन कौन है? पिपलाद एवं शौनक, ये 2 शाखाएं अथर्ववेद की, ये बहुत प्रचलित हैं। अथर्ववेद में बताया गया है कि सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। आगे हम बात करेंगे वेदांग। वेदांग क्या होते हैं? वेदांग वेद के अंग जिसको कहते हैं। वेदांग की कुल संख्या 6 है। कौन कौन? पहला शिक्षा है, दूसरा ज्योतिष है, तीसरा व्याकरण है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ ब्रह्मांड ग्रंथ पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो प्रमुख वेद है, फिर ब्रह्मांड ग्रंथ है। तो ऋग्वेद, इसका जो ब्रह्मांड ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय एवं कौशितकी संख्यायन है। यजुर्वेद के शतपथ एवं तैत्रीय है। सामवेद के पंचविश एवं षड्विश है। अथर्ववेद के गोफत हैं। देखो दोस्तों, अब बात करेंगे हम पुराणों की। पुराण की बात करेंगे कि पुराण कितने होते हैं। तो अगर पुराण की बात करें तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। ठीक है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। वर्तमान में उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से तथा वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसको समझ लेते हैं। यहाँ दिया है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हैं। इसे विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अर्थशास्त्र मुख्य जो पुस्तक है मूलतः राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी वर्णित है। फिर यहाँ दिया है कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्याण है। इसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णित है। यहाँ पे दिया है आगे, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। यह एक सांस्कृतिक व्याकरण ग्रंथ है। सबसे प्राचीन स्मृत मनुस्मृत है। इसके लेखक मनु हैं। ठीक है। फिर यहाँ देखो, कथा सरित सागर रचनाकार सोमदेव, साहित्यिक कृत मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। फिर देखो, तमिल भाषा में सबसे प्राचीन महाकाव्य क्या दिया है? एक मिनट, इसको क्या पढ़ेंगे? शिल्पादिकारम, रत्न जड़ित पायल, 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में इंग्लो आदिगल द्वारा लिखा गया था। ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता इसको कहते हैं। तो पहले पहला जो यहाँ पे टिप दिया है कि रेडियो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। हड़प्पा संस्कृत को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। फिर यहाँ के लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांस बनाने की विधि आती थी। फिर देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्यसागरीय थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल को माना जाता है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावात्मक चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई है। सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। संदेहवासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बांट का प्रयोग करते थे। लोथल से घोड़े की लघु मृगमूर्ति प्राप्त हुई। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। फिर देखो यहाँ क्या कह रहा है, इतिहास है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। 1948 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा सभ्यता के लोथल शहर में जल निकासी की व्यवस्था हेतु नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। ठीक है, यहाँ दिया सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो क्या क्या स्थल है यहाँ आप समझते हैं। ये जो यहाँ दिया है प्रमुख स्थल एक हड़प्पा है। इसका अवस्थिति क्या है, पाकिस्तान है। और किस नदी के पर है, या किस नदी के किनारे स्थित है, रावी। मोहनजोदड़ो या पाकिस्तान में है या सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चंदूदड़ो या पाकिस्तान में है या सिंधु नदी किनारे स्थित है। ठीक है, फिर यहाँ दिया है कालीबंगा राजस्थान में है, घंगर नदी किनारे स्थित है। लोथल या गुजरात में है, भोगवा नदी किनारे स्थित है। रोपड़ या पंजाब में है, सतलज नदी किनारे स्थित है। आलमगीरपुर या मेरठ में हिंडन नदी किनारे स्थित है। फिर रंगपुर या गुजरात में है, भादर नदी किनारे स्थित है। फिर देखो धौलावीरा या गुजरात में है, बनावली हरियाणा में है। राखीगढ़ी या हरियाणा में है। सुतकांगेडोर या पाकिस्तान में है, दास्क नदी किनारे स्थित है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ दिया है हड़प्पा कालीन स्थल सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। ठीक है, देखो आगे क्या कह रहा है। हड़प्पा कालीन स्थल सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति नर्तकी मिली है। फिर दिया हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो को सिंह का बाग कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से एक अद्भुत निर्माण विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणतम स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र से रथ की मूर्ति प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
आगे क्या कह रहा है, इनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी तथा ये सूती या ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कालीबंगा का अर्थ होता काली चूड़ियाँ। फिर मनके बनाने के कारखाने लोथल तथा चंदूदड़ों से प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। हड़प्पा कालीन ज़्यादातर मोहरें और सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई थी। फिर देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि हम मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलना आदि विधियों का प्रयोग करते थे। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। फिर दिया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग से डिजाइन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है, यानी कि बाढ़ आ गई तब से सिंधु घाटी जो सभ्यता था वह सब उसका विनाश हो गया था। बस दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक है। आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। इसी तरह से हर दिन मैं आप लोगों को एग्जाम की तैयारी कराता रहूँगा।